नमस्कार, मैं अमरीश भाटी और आप देख रहे हैं वी क्लिक। दोस्तों, उन्नाव रेप केस को तो आप सभी जानते हैं, लेकिन ज़्यादातर लोग सिर्फ इतना जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के एक विधायक हैं कुलदीप सिंह सेंगर, जिन्होंने एक नाबालिग लड़की का रेप कर दिया था। रेप करने के बाद लड़की की एफआईआर नहीं लिखी गई थी, उसके बाद उसके पिता की हत्या कर दी गई थी और परसों 28 जुलाई को उस लड़की की जो केस में जो अहम गवाह थे, उसकी मौसी और उसकी चाची, और उसका जो केस लड़ रहा था वो वकील और वो लड़की, चारों रायबरेली जा रहे थे। तो विधायक ने एक ट्रक से उसका एक्सीडेंट करवाया, उनकी गाड़ी का, और जिस ट्रक की नंबर प्लेट पर एक कालिक पुती हुई थी, और उस लड़की को कुछ कांस्टेबल्स दिए गए थे उसकी सुरक्षा के लिए, लेकिन कल वो कांस्टेबल उनके साथ नहीं थे, इसलिए एक साजिश सी लग रही। दोस्तों, ये तय करने से पहले कि ये एक हादसा है या एक साजिश, हमको इस पूरे घटनाक्रम को शुरू से आखिर तक समझना होगा, तभी हम इस निष्कर्ष पर पहुंच पाएंगे कि एक हादसा है या साजिश। क्योंकि दोस्तों, कुछ लोग इसको राजनीतिक षड्यंत्र बता रहे हैं कुलदीप सिंह सेंगर के खिलाफ, कुछ लोग इस पूरी घटनाक्रम को एक हादसा बता रहे हैं और कुछ लोग इस पूरे घटनाक्रम को एक साजिश बता रहे हैं कुलदीप सिंह सेंगर के द्वारा। लेकिन लोगों को जब तक पूरी जानकारी नहीं होगी शुरू से आखिर तक, उन्होंने पूरे केस को रीड आउट नहीं किया होगा, तब तक ऐसी प्रतिक्रिया देना व्यर्थ होगा। तो आपसे बस यही निवेदन है कि वीडियो को पूरा देखें। मैं शुरू से आखिर तक एक एक छोटी से छोटी घटना को आपको बताऊंगा, जिससे आपको पता चल जाएगा कि ये घटना जो है ये एक हादसा है या साजिश है। क्योंकि दोस्तों, जिस ट्रक से एक्सीडेंट हुआ है, जिस ट्रक की नंबर प्लेट पे कालिक पुती हुई थी, उस ट्रक का ड्राइवर पकड़ा गया है और उसने अपना बयान दे दिया है। दूसरा, जो सुरक्षा गार्ड, जो सुरक्षाकर्मी इस लड़की को मिले हुए थे, रेप विक्टिम को मिले हुए थे, वो कल उस लड़की के साथ नहीं थे। इससे भी एक साजिश की बू आती है। वो क्यों नहीं थे, इस पर उन पुलिसकर्मियों ने, उन सुरक्षा गार्डों ने भी अपना बयान दे दिया है और सीबीआई भी इस केस की जांच कर रही है। तो कल सीबीआई ने भी अपनी प्रोग्रेस रिपोर्ट मीडिया के साथ साझा की, अपना बयान साझा किया। तो वो सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो में, जिससे आपको स्पष्ट हो जाएगा कि इस घटना के पीछे विधायक है या कोई राजनीतिक षड्यंत्र। खैर दोस्तों, मैं घटना पर आता हूँ, मुख्य विषय पर आता हूँ। एक विधायक है भारतीय जनता पार्टी के। खैर, इस विधायक को किसी पार्टी से जोड़ना कहीं ना कहीं तक ठीक नहीं होगा, क्योंकि ये जो विधायक हैं अब तक 4 बार विधानसभा का चुनाव लड़े, चारों बार जीते हैं और चारों बार अलग अलग पार्टी से जीते हैं। जब ये पहली बार विधानसभा का चुनाव लड़े थे तब ये कांग्रेस से लड़े थे और तब ये विधानसभा का चुनाव जीते थे। तब ये दूसरी बार चुनाव लड़े थे तो ये बहुजन समाज पार्टी, मायावती जी की पार्टी से चुनाव लड़े और फिर चुनाव जीते। साहब मौका परस्त तो हैं ही, तो तीसरी बार साहब समाजवादी पार्टी में चले गए और समाजवादी पार्टी से चुनाव लड़ा और फिर जीत गए। और अब चौथी बार ये भारतीय जनता पार्टी में चले गए और भारतीय जनता पार्टी से चुनाव लड़ा और जीत गए। उसके बाद ये घटना हुई और इस घटना के होने के बाद भारतीय जनता पार्टी का नाम आया। खैर, मैं घटना पर आता हूँ, मुख्य विषय पर आता हूँ। दोस्तों, ये जो रेप विक्टिम है, ये अपने एक रिश्तेदार के साथ नौकरी के सिलसिले में विधायक जी के घर गई। इन्हें वहाँ नौकरी तो नहीं मिली, इस लड़की के बयान अनुसार वहाँ इसका रेप हो गया। जब रेप होने के बाद ये लड़की बेचारी थाने गई, पुलिस के पास गई, पुलिस से बोला कि सर मैं एफआईआर कराना चाहती हूँ, मेरा रेप हुआ है। तो पुलिस ने एफआईआर लिखनी शुरू कर दी। लेकिन जैसे ही एफआईआर में रेपिस्ट का नाम आया, कुलदीप सिंह सेंगर का नाम आया, तो पुलिस ने अपनी कलम रोक दी और एफआईआर नहीं लिखी और लड़की को बहला फुसलाकर, समझा बुझाकर घर भेज दिया। जब लड़की को घर भेज दिया तो लड़की ने अपनी आप बीती अपने घर वालों को बताई। घर वाले सुबह अपने कुछ रिश्तेदारों को लेकर थाने गए, थाने में रिपोर्ट दर्ज करवाने के लिए विनती करी, लेकिन पुलिस वालों ने उसकी रिपोर्ट दर्ज नहीं की। कई दिन लगातार चक्कर लगाया। फिर उस लड़की के गांव में किसी पढ़े लिखे युवक ने उन्हें सलाह दी कि आप कोर्ट जाइए और कोर्ट से एफआईआर कराने का आदेश लिखवा लाइए। फिर तो पुलिस को मजबूरन एफआईआर लिखनी ही पड़ेगी और विधायक पर कार्रवाई करनी ही पड़ेगी। तो ये लड़की अपने माता पिता को लेकर के मजिस्ट्रेट के पास गई। मजिस्ट्रेट को अपनी आप बीती सुनाई कि सर मेरा ऐसे ऐसे रेप हुआ था, विधायक ने रेप करा, पुलिस एफआईआर नहीं लिख रही, आपसे निवेदन है कि आप आदेश कर दीजिए कि मेरी एफआईआर लिख दी जाए। कोर्ट ने सुनवाई की, एक तारीख दे दी 3 अप्रैल 2017। ये लड़की अपने पिताजी के साथ और अपनी माताजी के साथ कोर्ट गई। वहाँ केस की सुनवाई चली और जज ने फैसला सुरक्षित रख लिया और अगले दिन के लिए फैसला सुनाने के लिए कहा। लेकिन जैसे ही ये परिवार कोर्ट से वापस अपने घर जा रहा था तो कुलदीप सिंह सेंगर का छोटा भाई है अतुल सिंह सेंगर, वो कुछ गुंडों के साथ इन लोगों की गाड़ी के पास गया, इसके पिता को खींचकर अपनी गाड़ी में ले गया और उसे ले जाकर के उसके साथ बहुत बेदर्दी से उसे मारा, उसके हाथ पैर फ्रैक्चर कर दिए और मतलब बहुत बुरी तरह उसे मारा और उसे अधमरी हालत में ले जाकर के पुलिस थाने में छोड़ आया। अब पुलिस का आगे का रोल देखिए, पुलिस को एफआईआर लिखनी चाहिए थी उन लोगों पर जिन लोगों ने उसे मारा था, लेकिन विधायक के दबाव में आकर पुलिस ने उल्टा उस लड़की के पिता पर एफआईआर दर्ज कर ली और आर्म्स एक्ट लगाकर 2 दिन का कोर्ट से रिमांड भी मांग लिया। और उन 2 दिन लगातार दिन रात उसके पिता को बहुत मारा। लड़की और उसका परिवार पुलिस वालों के सामने गिड़गिड़ाता रहा 2 दिन लगातार कि हमारे पिताजी को छोड़ दो, लेकिन पुलिस वाले नहीं माने।
जब पुलिस वाले नहीं माने, 2 दिन बाद पुलिस वालों ने उस लड़की के पिता का चालान जेल के लिए कर दिया। इसी बीच लड़की की हिम्मत टूट गई और लड़की ने आत्महत्या करने की सोची। लेकिन लड़की ने सोचा कि मैं आत्महत्या करूं, लेकिन मेरी आत्महत्या करने के बाद मुझे कम से कम मेरी मरने के बाद तो मुझे इंसाफ मिल जाए, इसलिए मैं एक कमरे में बंद होकर आत्महत्या नहीं करना चाहता। मैं मुख्यमंत्री आवास के सामने जाकर अपने आप को जिंदा जलाऊंगी और आत्महत्या करूंगी, तब तो मीडिया के कानों तक बात पहुंचेगी, योगी जी के कानों तक बात पहुंचेगी और मुझे इंसाफ मिलेगा। लड़की मुख्यमंत्री आवास लखनऊ, जो सरकारी घर है योगी आदित्यनाथ जी का, उस घर के बाहर पहुंची और अपने आप को जलाने लगी। योगी जी के सुरक्षा गार्ड्स ने उन्हें देख लिया, उसे रोक लिया और उससे पूछा कि भाई क्या बात है, क्यों आत्महत्या कर रही हो। इसी बीच भाई लखनऊ में पहुंच शहर है तो मीडिया भी वहां पहुंच गई। जब मीडिया ने लड़की से सवाल पूछा कि भाई क्यों आप आत्महत्या करना चाहती हो, तो लड़की ने अपनी आप बीती सुनाई कि मेरे 7 विधायक ने रेप करा, पुलिस ने आज तक मेरी एफआईआर नहीं रखी और मेरे पिता को झूठे केस में फंसाकर उनके साथ बहुत मारपीट करी है और उन्हें जेल भेज दिया। तो ये खबर जब मीडिया पर चलने लगी तो थोड़ा सा सरकार की कान पर भी जू रह गई। लेकिन दोस्तों इसी के साथ साथ पैरेलल में एक घटना और घटी कि उस लड़की के पिता जो जेल में थे, उसी दिन रात को, जिस दिन लड़की लखनऊ गई थी आत्महत्या करने, उसी दिन रात को उसके पिता की जेल में मौत हो जाती है और उसके बाद उसका पोस्टमार्टम कराया जाता है। और पोस्टमार्टम में यह आता है कि उसके शरीर पर 14 चोट के निशान थे जिनकी वजह से उसकी मृत्यु हुई है। तो ये तो स्पष्ट हो गया कि जो कुलदीप सिंह सेंगर का छोटा भाई था अतुल सिंह सेंगर, उसकी और पुलिस वालों की पिटाई की वजह से उस रेप विक्टिम का पिता मर गया। जैसे ये खबर मीडिया में आई तो ये केस बहुत ज़्यादा हाईलाइट हो गया और जो विपक्ष है उसने भी अपनी राजनीतिक रोटियां सेकनी शुरू कर दी। उन्होंने उस लड़की को इंसाफ दिलाने के लिए लड़ाई नहीं लड़ी, उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को टारगेट करना शुरू कर दिया इस केस के बहाने। दोस्तों आपको बता दूं कि किसी भी जो कैदी है उसे जेल भेजने से पहले उसका मेडिकल कराया जाता है, लेकिन इस केस में इस रेप विक्टिम के पिता का मेडिकल भी नहीं कराया गया और उसे ऐसे ही जेल में भेज दिया। तो इन सब चीज़ों से थोड़ा सा साजिश की तो बू आती है। दोस्तों अब इस घटनाक्रम के बाद इस लड़कियों को और धमकियाँ आने लगी कि केस वापस ले लो वरना पूरे परिवार को मार दिया जाएगा। उसके बाद ये लड़की इस केस को लेकर के, जो रेप विक्टिम है, इस केस को लेकर के हाई कोर्ट गई और हाई कोर्ट में ये केस आया। उधर से विपक्ष ने अपना दबाव बनाना शुरू करा, इधर से मीडिया में मामला हाईलाइट था, तो भारत सरकार ने इसकी सीबीआई जांच के आदेश दे दिए। अब जैसे ही सीबीआई जांच शुरू हुई, सीबीआई को लगा कि कुलदीप सिंह सेंगर दोषी हैं या दोषी हो सकते हैं, तो सीबीआई ने कुलदीप सिंह सेंगर को तुरंत गिरफ्तार कर लिया और उन्हें जेल भेज दिया। दोस्तों यहां तक मामला सुलझा, लड़की की एफआईआर भी लिखी गई, उसके पिता की जो हत्या करी गई थी विधायक के भाई के द्वारा, उसमें विधायक के भाई को जेल भी भेज दिया गया। लेकिन इसके बाद इस पूरे घटनाक्रम में उसके पिता की हत्या में और इस लड़की के रेप में एक अहम गवाह था जो इसी के गांव का था। उस गवाह की रहस्यमयी हालत में अचानक हत्या कर दी गई और बहुत जल्दी आनन फानन में उसे दफना दिया गया। उसका पोस्टमार्टम तक नहीं करने दिया गया, जबकि उस लड़के के परिवार वाले और इस लड़की वालों की मांग थी कि इसका पोस्टमार्टम कराया जाए, लेकिन विधायक जी के सामने इन लोगों की चली नहीं और उस गवाह की भी हत्या कर दी गई। दोस्तों जब गवाह की हत्या हुई तो मामला और ज़्यादा गर्माया। दोस्तों इस पूरे केस में 6-7 लोग थे, लड़की का पिता, वो गवाह जिसको मार दिया गया, तो गवाह और लड़की के पिता को तो मार दिया गया, अब सिर्फ 3-4-5 लोग बचे हुए थे। एक लड़की की मौसी जो कि इस केस में सीबीआई की गवाह थी, एक लड़की की चाची जो इस केस में सीबीआई की गवाह थी, एक खुद लड़की और एक उस लड़की का वकील जो इस लड़की का केस लड़ रहा था। ये चारों लड़की के चाचा से मिलने के लिए रायबरेली जा रहे थे। आपको बता दें कि जो लड़की का चाचा है वो रायबरेली की जेल में है और उस पर 302 और 307 में मुकदमे चल रहे हैं। केस अभी अंडर जजमेंट है और उस पर जांच चल रही है। तो ये रेप विक्टिम अपने चाचा से अपने परिवार के साथ मिलने गई। इसके साथ हमेशा 3 सुरक्षाकर्मी रहते थे, लेकिन कल परसों इनके साथ वो सुरक्षाकर्मी भी नहीं थे। जब ये लड़की उन्नाव से रायबरेली जा रही थी कानपुर रायबरेली हाईवे पर, उस समय बारिश हो रही थी, दोपहर के करीब 1 बज रहे थे। तो सामने से रॉन्ग साइड एक ट्रक आ रहा था और ट्रक इतना तेज था कि वो ऐसे लहरा रहा था, इतनी स्पीड थी ट्रक की। ट्रक की नंबर प्लेट पर कालिख लगी हुई थी। दोस्तों आपको बता दूं वो कालिख नहीं थी, वो एक ग्रीस थी जो कि जानबूझकर नंबर प्लेट पर लगाई गई थी। वो ट्रक आया, उसने सीधा उस गाड़ी में टक्कर मारा। दोस्तों आपको बता दें गाड़ी स्विफ्ट कार थी, मारुति स्विफ्ट, जिसमें लड़की की चाची, लड़की की मौसी और वो रेप विक्टिम और वो उनका वकील चारों था। वकील उस समय गाड़ी चला रहा था। सीधा उस ट्रक ने उस गाड़ी में टक्कर मारी और करीब आधा किलोमीटर तक, जो कि प्रत्यक्षदर्शी थे इस पूरे घटना के, उन्होंने बताया कि आधा किलोमीटर तक ट्रक उस गाड़ी को घसीटता हुआ ले गया। अब जैसे ही एक्सीडेंट होने के बाद ट्रक ड्राइवर को लगा कि वो पकड़ा जा सकता है, इसलिए वो ट्रक छोड़कर के भाग गया। पुलिस आई और पुलिस और लोगों की मदद से इन लोगों को अस्पताल ले जाया गया। लड़की की चाची और मौसी को अस्पताल वालों ने मृत घोषित कर दिया।
लड़की और उसका वकील वेंटिलेटर पर, और उनकी भी बचने की स्थिति बहुत कम बताई जा रही है, बहुत क्रिटिकल कंडीशन है उनकी। दोस्तों जब ड्राइवर पकड़ा गया तो पुलिस ने ड्राइवर से और ड्राइवर के मालिक से पूछा कि भाई नंबर प्लेट पे तुमने ग्रीस क्यों लगा रखी थी, कालिक क्यों पोत रखी थी। तो ड्राइवर के मालिक ने, जो ट्रक का मालिक है, उसने बड़ा ही हास्यास्पद बयान दिया कि जो है हमने गाड़ी को फाइनेंस करवा रखा है और फाइनेंस वाले ना पकड़ ले नंबर देख के, इसलिए हमने नंबर पे कालिक पोत रखी है। तो दोस्तों जब पुलिस से मीडिया ने सवाल करा नंबर प्लेट को लेकर, तो पुलिस ने कहा कि यहाँ ड्राइवर ऐसा करते रहते हैं, जो गाड़ी ओवरलोड होती है उसका ऑनलाइन चालान ना कट जाए, उससे बचने के लिए नंबर प्लेट पर ये लोग कालिक लगा देते हैं। तो दोस्तों आपको बता दूं कि ये ट्रक बिल्कुल खाली था, तो ओवरलोड होने का मतलब ही नहीं। तो इसका साफ साफ मतलब है कि जो कालिक पोती गई थी ये एक सोची समझी साजिश के तहत पोती गई थी कि एक्सीडेंट करके ट्रक भाग जाएगा। लेकिन कंडीशन ऐसी नहीं रही और ट्रक ड्राइवर नहीं भाग सका, वो होपलेस हो गया होगा, कुछ भी हो गया होगा। खैर उसके बाद दोस्तों जो पुलिसकर्मी हैं जो इसकी सुरक्षा में रह गए थे, जब उनसे सवाल पूछा गया उनके आला अधिकारियों द्वारा कि भाई तुम इनके साथ क्यों नहीं गए थे, तो पुलिस वालों ने भी बड़ा हास्यास्पद बयान दिया कि मुझसे इस रेप पीड़िता लड़की को ही बोला कि इन्होंने बोला कि भाई हमारे पास तो एक ही गाड़ी है, हम 4 लोग हैं और एक जने को हमें रास्ते में भी लेना है, तो एक गाड़ी में 5 से ज़्यादा लोग नहीं बैठ सकते, इसलिए आप हमारे साथ नहीं आ सकते, आपको चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। दोस्तों जबकि कानून क्या कहता है, जो सुरक्षा कर्मी है उन्हें पता होता है, कानून ये कहता है कि अगर आपका जो जिसकी आप सुरक्षा में है, अगर वो आपको अपने साथ ले जाने के लिए मना करता है तो आप इसकी सूचना अपने सीनियर को देंगे, अपने सुपीरियर को देंगे, और वो उस समय आपको इंस्ट्रक्शन देगा कि आपको क्या करना होगा। लेकिन इस केस में उन कांस्टेबल्स ने अपने सीनियर्स को, अपने सुपीरियर को कोई सूचना नहीं दी। अगर ऐसा भी हो सकता था कि उसका सुपीरियर उन्हें कोई पीसीआर प्रोवाइड करा देता, कोई गाड़ी प्रोवाइड करा देता कि भाई तुम इनके साथ जाओ, पॉसिबिलिटीज़ हो सकती थी, लेकिन इन्होंने अपने सुपीरियर को भी इस घटना को बताना उचित नहीं समझा। क्यों नहीं समझा, क्या नहीं समझा, ये सब जांच का विषय, सीबीआई जांच चल रही है, सच सामने आ जाएगा। दोस्तों अब ये जो पूरा घटनाक्रम है, अब इसमें पहले लड़की का रेप हुआ, उसके बाद उसकी एफआईआर नहीं लिखी गई, उसके बाद उसके पिता की हत्या कर दी गई, उसके बाद उसके अहम गवाह जो उसके पिता की हत्या और उसके रेप का अहम गवाह था उसकी हत्या कर दी गई, उसके बाद कल उसके वकील का, उसकी चाची का, उसकी मौसी का और उस लड़की का एक्सीडेंट करवा दिया गया, लगातार उन्हें धमकियां दी जा रही थी। तो इससे मेरे हिसाब से तो ये स्पष्ट होता है कि इसमें विधायक की गहरी साजिश है। दोस्तों अब इससे कई सारे सवाल उठते हैं, क्या इस देश में आम जनता की, एक गरीब जनता की इतनी हैसियत है कि वो सत्ता से लड़ सके, वो पैसे वाले लोगों से लड़ सके? क्या दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र, दोस्तों हमारे देश का लोकतंत्र तो दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, क्या हमें इतनी ताकत देता है कि हम सत्ताधारी, बाहुबली और पैसे वाले लोगों से लड़ाई लड़ सकें? अगर दोस्तों आपको मेरी बात ठीक लगी हो, आपको पूरा घटनाक्रम बड़ी आसानी से समझ में आ गया, तो प्लीज़ इस वीडियो को शेयर करें, जिससे कि जो भ्रांतियां हैं और लोगों को वो दूर हो सकें। और दोस्तों कमेंट करके ज़रूर बताएं कि इस विषय पर आपकी राय क्या है। जय हिंद, जय भारत।